नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र की ये मैराथन क्लास है और दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कंकाल तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। कंकाल तंत्र को बोला जाता है दोस्तों स्केलेटन सिस्टम। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है। बात क्लियर है? दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया कंकाल तंत्र क्या है। सबसे पहले दोस्तों क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया कंकाल तंत्र क्या है। कंकाल तंत्र क्या है? अगर दोस्तों आपको कंकाल तंत्र के बारे में आप पढ़ रहे हो और दोस्तों कंकाल तंत्र के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो दोस्तों कैसे काम चलेगा। दोस्तों, कंकाल तंत्र की डेफिनेशन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दी हुई होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताने नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको समझाने आया हूँ और दोस्तों ना ही डेफिनेशन आपसे दोस्तों किसी एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करें दोस्तों कि कंकाल तंत्र क्या होता है, तो दोस्तों कंकाल तंत्र मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को दोस्तों क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। एक लाइन लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कि मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को दोस्तों क्या कहा जाता है? मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को दोस्तों कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये दोस्तों आपसे एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको समझना जरूरी है कि भैया कंकाल तंत्र क्या है। कि मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को दोस्तों कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि भैया मानव शरीर का ढांचा। बात यह आती है दोस्तों कि भाई मानव शरीर का जो ढांचा होता है ये किसका बना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो ढांचा होता है दोस्तों ये हमारी अस्थियों का बना होता है, अर्थात हड्डियों का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? हमारी अस्थियों का बना होता है, हमारी हड्डियों का बना होता है। दोस्तों ये अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों कि जो कंकाल तंत्र है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है और दोस्तों ये हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें जो हड्डियां होती है दोस्तों वो आपस में जुड़ी हुई होती है। इसमें दोस्तों जो हड्डियां है सभी हड्डियां दोस्तों आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन दोस्तों एक हड्डी है वो दोस्तों अपवाद है। यह हड्डी दोस्तों इस कंकाल तंत्र में उपस्थित नहीं होती। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि भैया इन हड्डियों में दोस्तों ये जो हड्डी है ये दोस्तों जुड़ी हुई नहीं होती। दोस्तों गले की अस्थि है। सबसे पहले ये बात आती है कि भैया गले की अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों गले की अस्थि है हायोड। ये दोस्तों किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। ये दोस्तों किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? तो इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होने के कारण दोस्तों इस अस्थि को स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। दोस्तों हायोड किसकी अस्थि है? तो दोस्तों गले की अस्थि होती है। दोस्तों जब इंसान को फांसी लगती है तो दोस्तों फांसी के समय जो हड्डी क्षतिग्रस्त होती है
जो हड्डी दोस्तों क्षतिग्रस्त होती है वो कौन सी हड्डी है दोस्तों? वो हड्डी है हायोइड। वो कौन सी हड्डी है दोस्तों? वो हड्डी है हायोइड। दोस्तों इस चैप्टर में हम मुख्यतः अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब दोस्तों हड्डियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कंकाल तंत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों कंकाल तंत्र क्या है? मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को दोस्तों क्या कहा गया है? कंकाल तंत्र कहा गया है। मानव शरीर का ढांचा किसका बना हुआ होता है दोस्तों? अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियां दोस्तों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये अस्थियां दोस्तों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। लेकिन दोस्तों एक अस्थि है जो कि अपवाद है, गले की अस्थि। इस गले की अस्थि का नाम है दोस्तों हायोइड। ये दोस्तों किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के युवक अक्षर के समान होता है और दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। दोस्तों फांसी के समय जो क्षतिग्रस्त अस्थि होती है दोस्तों वो दोस्तों ये हायोइड ही होती है, जो कि दोस्तों गले की एक अस्थि है। अब दोस्तों बात करें कि जैसे कि आपकी कोई ये अस्थि है, इस अस्थि के ऊपर दोस्तों मांसपेशियां लगी हुई होती है। इस अस्थि के ऊपर दोस्तों क्या लगी हुई होती है? ये तो रही दोस्तों आपकी अस्थि और ये रही दोस्तों मांसपेशी। ये रही दोस्तों आपकी मांसपेशियां। हमारी अस्थियों के ऊपर दोस्तों मांसपेशियां लगी हुई होती है, जो कि दोस्तों अस्थियों के जो जोड़े हैं दोस्तों उन जोड़ों को हिलने डुलने में सहायता प्रदान करवाती है। और दोस्तों इसकी एक अच्छी कहानी और है कि जो अस्थि और जो मांसपेशी होती है दोस्तों, ये हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, इन आंतरिक अंगों को दोस्तों सुरक्षा प्रदान करती है। इन आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इन आंतरिक अंगों को दोस्तों सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कंकाल तंत्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस चैप्टर में हम मुख्यतः अस्थियों के बारे में ही पढ़ते हैं, अर्थात हड्डियों के बारे में ही पढ़ते हैं। हड्डी और दोस्तों जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम कंकाल तंत्र के कार्य पढ़ लेते हैं कि भैया कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, कंकाल तंत्र का दोस्तों पहला कार्य क्या है? दोस्तों कंकाल तंत्र का पहला कार्य है कि हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर को दोस्तों यह आकार व आकृति प्रदान करवाता है। आकार व दोस्तों आकृति प्रदान करवाता है। दोस्तों कंकाल तंत्र का पहला कार्य क्या है कि हमारे शरीर को आकार व आकृति प्रदान करता है। इसके दूसरे कार्य की बात करें दोस्तों, कंकाल तंत्र का दूसरा कार्य क्या है? तो दोस्तों हमें ये गति प्रदान करता है। कहने का मतलब दोस्तों हमारे चलने में ये सहायक होता है। नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों जो कंकाल तंत्र होता है ये दोस्तों हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, इन आंतरिक अंगों को दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है। इन आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर मैं कहूँ तो दोस्तों बाहरी आघातों से हमें ये कंकाल तंत्र बचाता है। नंबर 4 पर बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों खनिज तत्वों को स्टोर करता है। खनिज जो तत्व होते हैं उनको संग्रहण करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है। किस तरीके से करता है दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कंकाल तंत्र होता है ये दोस्तों हड्डियों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? हड्डियों से मिलकर के बना होता है। और दोस्तों जो हमारी हड्डी होती है दोस्तों, ये दोस्तों खनिज तत्वों का संग्रहण करती है। क्योंकि दोस्तों हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम और दोस्तों फास्फोरस पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये खनिज तत्वों को संग्रहण करती है। उसी तरीके से दोस्तों हमारी जो हड्डी होती है दोस्तों, ये हड्डी होती है, इसमें एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। दोस्तों मैं जब अस्थियों का डायग्राम बताऊंगा दोस्तों, अस्थियों के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब दोस्तों ये सारी कहानी आपको मैं बताने वाला हूं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी अस्थियों में दोस्तों एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, अर्थात ये दोस्तों वसा का संग्रहण करती है, वसा का संग्रहण करती है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों नंबर 6 पर बात करें दोस्तों ये कि ये जो ब्लड सेल्स होती है दोस्तों, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, इन ब्लड सेल्स का भी दोस्तों क्या करती है, ये इस ब्लड सेल्स का भी दोस्तों निर्माण करती है, इस ब्लड सेल्स का भी निर्माण करती है। तो दोस्तों कंकाल तंत्र के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे कि ये शरीर को आकार व आकृति प्रदान करता है, हमारे शरीर को एक गति प्रदान करता है, हमारे आंतरिक अंगों को दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है, खनिज तत्वों को संग्रहण करता है। क्योंकि दोस्तों कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र अस्थियों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? अस्थियों से मिलकर के बना होता है। इस कारण दोस्तों जो अस्थियों के कार्य हैं दोस्तों वो भी किस में आ जाएंगे? इस कंकाल तंत्र के कार्यों में आ जाएंगे। तो दोस्तों खनिज तत्वों को संग्रहण करता है, यानी मैं
कह सकता हूँ कि पोषक तत्वों को संग्रहण करता है, वसा को संग्रहण करता है और दोस्तों ब्लड सेल्स होती है, जो रक्त कणिकाएं होती है, उनके निर्माण में भी दोस्तों ये सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम कंकाल तंत्र के भाग की। तो दोस्तों कंकाल तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं। एक होता है दोस्तों एक जो स्केलेटन और एक होता है दोस्तों एंडोस्केलेटन सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। एक जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये होता है दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र और एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है ये होता है दोस्तों अंत्य कंकाल तंत्र। दोस्तों अंत्य कंकाल तंत्र होता है कि दोस्तों अस्थि वह उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। और दोस्तों जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है इसमें दोस्तों आते हैं जैसे कि हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, गाय भैंसों के सींग हो गए, खुर हो गए, पक्षियों के पंख हो गए। ये सब दोस्तों किस में आते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। दोस्तों ये बाह्य कंकाल में ये जो आते हैं जैसे कि नाखून, बाल, सींग, खुर, पंख, ये दोस्तों किसके बने होते हैं? ये दोस्तों केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों ये मृत कंकाल तंत्र होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो कंकाल तंत्र होता है इस कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र, से एक जो स्केलेटल सिस्टम कहा गया है, एक होता है दोस्तों अंत्य कंकाल तंत्र, इसे कहा गया है दोस्तों एंडोस्केलेटल सिस्टम। दोस्तों जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है इसमें आते हैं नाखून, बाल, सींग, खुर और दोस्तों पंख। ये सब किसके बने होते हैं दोस्तों? ये सब दोस्तों केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और दोस्तों इस कंकाल तंत्र को दोस्तों मर्त कंकाल भी कहा गया है। और ये किसके बने होते हैं दोस्तों? ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है भैया, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि भैया जो कंकाल तंत्र ये है वो कंकाल तंत्र भ्रूण के किस भाग से मिल करके बना होता है? देखिए दोस्तों मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, मनुष्य की या फिर दोस्तों प्राणी की जो प्रारंभिक अवस्था होती है दोस्तों वो होती है भ्रूण। कौन सी होती है दोस्तों? भ्रूण। इस भ्रूण के ऊपर दोस्तों 3 परत पाई जाती है। इस भ्रूण के ऊपर दोस्तों 3 परत पाई जाती है और इन्हीं परतों से मानव शरीर का निर्माण होता है। और दोस्तों इन्हीं परतों से मानव शरीर का निर्माण होता है। सबसे अंदर वाली परत की बात की जाए दोस्तों तो वो होती है एंडोडर्म। मध्य वाली परत की बात की जाए दोस्तों तो मेसोडर्म। और सबसे बाहर वाली जो परत होती है दोस्तों उसे कहा गया है एक्टोडर्म। दोस्तों जो एंडोड्रम है दोस्तों, एंडोड्रम ये सबसे दोस्तों अंदर वाली परत है। मेसोड्रम की बात करें दोस्तों तो मध्य वाली परत है और सबसे बाहर वाली परत है दोस्तों ये है दोस्तों एक्टोड्रम। अब बात ये आती है भैया कि भैया कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है दोस्तों? तो मेसोड्रम से होती है। किस भाग से होती है दोस्तों? मेसोड्रम से होती है। किस भाग से होती है दोस्तों? मेसोड्रम से होती है। एक जो स्केलेटल सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं ये होती है दोस्तों एक्टोडर्म से। किससे होती है दोस्तों? एक्टोडर्म से होती है, यानी कि जो बाहर वाला भ्रूण का भाग है उससे होती है। अगर एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, अंत्य कंकाल तंत्र की बात करें दोस्तों, इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों मेसोड्रम से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भैया कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है दोस्तों? तो मेसोड्रम भाग से होती है। बाह्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति एक्टोड्रम वाले भाग से होती है और अंत्य कंकाल तंत्र की उत्पत्ति दोस्तों मेसोड्रम वाले भाग से होती है। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि भ्रूण के ऊपर जो 3 परत पाई जाती है, इससे इन तीनों परतों से ही दोस्तों पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। इन तीनों परतों से ही दोस्तों पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब पढ़ने वाले हम अस्थियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अस्थियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अस्थियों से दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है दोस्तों कि भैया कि वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है?
तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दोस्तों अस्थियों की संख्या होती है 206। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जो नवजात शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, इस नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों नवजात शिशु में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है लगभग दोस्तों 300 से अधिक। कितनी होती है दोस्तों? 300 से अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 300 से अधिक होती है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र है भैया 8 से 10 वर्ष, अगर उस बच्चे में दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों जो बच्चा होता है जिसकी उम्र 8 से 10 है, लगभग दोस्तों उसमें अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों पूरी 206 नहीं होती, इसमें होती है 270 से लेकर के 280। 270 से लेकर के 280 होती है। जब दोस्तों पूरा वयस्क हो जाता है व्यक्ति, तब दोस्तों उसमें जो अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 206 होती है। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 300 या फिर 300 से अधिक होती है। कोई बच्चा है दोस्तों जिसकी उम्र दोस्तों 8 से 10 वर्ष है या फिर दोस्तों 5 से 7 वर्ष मान लीजिए, तो ऐसे बच्चों में दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ऐसे बच्चों में दोस्तों अस्थियों की संख्या होती है 270 से लेकर के 280। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भैया अस्थियों के बारे में। पहला क्वेश्चन यहां से ये निकलता है दोस्तों कि भैया अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें दोस्तों हम हड्डियों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि भैया अस्थियों का अध्ययन, यानी कि अस्थियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में डिटेल में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अगर कोई हड्डी है, अगर कोई अस्थि है, इस अस्थि में रोग हो गया, इस अस्थि में रोग हो गया और उस रोग के कारणों का अध्ययन, उस अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? जैसे कि दोस्तों रिकेट्स जो बीमारी है दोस्तों हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है ये भी दोस्तों हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है दोस्तों ये भी हड्डियों से संबंधित है। तो कहने का मतलब जो हड्डियों में दोस्तों जो बीमारी होती है उसका अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। अब यहां से अगला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हमारी जो हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती है, इन हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, हड्डियों के जब हॉस्पिटल में जाओगे तो दोस्तों वहां पे लिखा आया हुआ होता है ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या लिखा आया हुआ होता है दोस्तों? नाम के आगे ऑर्थोलॉजिस्ट लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? हड्डियों के डॉक्टर को कहा जाता है दोस्तों ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब यहां से दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया अस्थियां क्या है? तो दोस्तों अस्थियां एक प्रकार की उत्तक है। अस्थियां क्या है दोस्तों? एक प्रकार की उत्तक है। और दोस्तों उत्तक होते क्या है? तो दोस्तों उत्तकों की बात करो तो उत्तक दोस्तों कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या होता है दोस्तों? कोशिकाओं का समूह होता है। अरे मेरे भाई, अगर उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। कहने का मतलब दोस्तों अस्थियों में हमारी जो हड्डियां होती है इन हड्डियों में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, क्योंकि जो हड्डियां होती है दोस्तों वो क्या है? वो एक प्रकार का उत्तक है। वो एक प्रकार का उत्तक है। और उत्तक क्या होता है दोस्तों? उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह। कहने का मतलब दोस्तों कि हड्डियों में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। दोस्तों हड्डियों में दो कोशिका पाई जाती है। हड्डियों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है दोस्तों ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, और एक पाई जाती है दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। दोस्तों ओस्टियोसाइट जो कोशिका है ये दोस्तों हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। ये दोस्तों हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। और दोस्तों जो ओस्टियोक्लास्ट है ये दोस्तों हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। ये दोस्तों हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। ये दोस्तों हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। दोस्तों
जो सीपीओ का एग्जाम होता है, सीपीओ एसआई का, इस सीपीओ एसआई के एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मानव शरीर का देख तो रहा है ना भैया आपको, हाँ, मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है, सबसे कठोर उत्तक है। दोस्तों आपसे सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था कि भैया मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे जो कठोर उत्तक है दोस्तों वो कौन है, वो हमारी हड्डियां है, वो हमारी अस्थियां है। तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर रिविजन करवा देता हूं। एक जो व्यस्क व्यक्ति होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 206। नवजात जो शिशु होता है जिसने दोस्तों अभी अभी जन्म लिया है दोस्तों, कुछ ही दिनों का हुआ है, उसमें अस्थियों की संख्या दोस्तों 300 से अधिक होती है। एक है जो दोस्तों बच्चा जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष भी हो सकती है, 10 वर्ष भी हो सकती है, उस बच्चे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 270 से 280 होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों, अस्थियों के बारे में डिटेल में विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन दोस्तों ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का जो डॉक्टर होता है दोस्तों उसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारी जो हड्डियां है वो क्या है दोस्तों, वो एक प्रकार के उत्तक है। और दोस्तों उत्तक क्या होते हैं, उत्तक दोस्तों कोशिकाओं का समूह होता है। अर्थात दोस्तों हड्डियों में कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक पाई जाती है ओस्टियोसाइट, एक पाई जाती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो कोशिका है दोस्तों वो हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका है दोस्तों ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। दोस्तों सीपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, हमारी हड्डियां होती है, हमारी अस्थियां होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भैया अस्थियों का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है। तो दोस्तों हमारी अस्थियां होती है किन किन से मिलकर के बनी हुई होती है, या फिर दोस्तों इनका निर्माण किन किन से होता है। निर्माण की बात करें दोस्तों तो हमारी अस्थियां होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CaPO4 कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनी हुई होती है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें हमारी अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दोस्तों ओसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, ओसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, ओसिन प्रोटीन होती है हमारी अस्थियों में। अब बात आती है दोस्तों कि जो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों अस्थियों में जमा होने के कारण दोस्तों ये हमारी अस्थियों को कठोर बनाता है। कैसे बनाता है दोस्तों, कठोर बनाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी हड्डी होती है दोस्तों वो हड्डी कठोर होती है, उसमें बिल्कुल भी लचक नहीं पाई जाती। दोस्तों वो किसके कारण नहीं पाई जाती, तो आपको ध्यान रखना है हमारी अस्थियों में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। क्या जमा होता है दोस्तों, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी जो अस्थि है, हमारी जो हड्डी है दोस्तों वो होती है कठोर। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि भैया अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों आपकी अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों हमारी अस्थियों में ओस्टियोसाइट व ओस्टियोक्लास्ट कोशिका पाई जाती है। ओस्टियोसाइट जो कोशिका होती है हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका होती है दोस्तों ये हमारी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम अस्थि के डायग्राम के बारे में जान लेते हैं कि भैया हमारी हड्डियों का डायग्राम कैसा होता है। देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये आपकी कोई हड्डी है इतनी बड़ी, दोस्तों ये आपकी कोई हड्डी है, ठीक है। दोस्तों ऐसा सुना जाता है कि जो हमारी हड्डी होती है दोस्तों ये हड्डी बीच में से खोखली होती है। हड्डियों के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो हड्डियां होती है दोस्तों ये बीच में से खोखली होती है। इन हड्डियों में दोस्तों हमारी जो हड्डी होती है ये हड्डियां बीच में से खोखली होती है। दोस्तों खोखली जगह और दोस्तों ये बाहरी जो किनारा है इसके बीच में दोस्तों बहुत सारे उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, उत्तक पाए जाते हैं। और दोस्तों उत्तक के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो उत्तक होते हैं ये दोस्तों
क्या है ये दोस्तों? कोशिकाओं का समूह है। क्या है दोस्तों? कोशिकाओं का समूह है। अर्थात दोस्तों इन ऊतकों में दोस्तों हमारी कोशिका पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारी जो ऊतक है, हमारे जो हड्डियों में पाए जाने वाले जो ऊतक है, इसमें दोस्तों क्या पाई जाती है? इसमें दोस्तों कोशिका पाई जाती है। तो दोस्तों ये रही आपकी कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जाती है? इन कोशिकाओं को दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख तो रहा है ना? हाँ दोस्तों, दो कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, और एक पाई जाती है दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट क्या करती है दोस्तों? ओस्टियोसाइट हमारी अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है, और ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है दोस्तों? हमारी अस्थियों की मरम्मत करने में सहायक होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो किनारे हैं दोस्तों, हमारी हड्डियों के जो किनारे हैं यहाँ पे, ये वाले जो किनारे हैं दोस्तों, इन किनारों पर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट जमा होता है। इन किनारों पर दोस्तों क्या जमा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में कैल्शियम फास्फेट जमा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने के कारण दोस्तों हमारी हड्डियां होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? वो कठोर होती है। कुछ इस तरीके से भी दोस्तों, जैसे यह है उसी तरीके से यहाँ भी उपस्थित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके किनारों की, यानी इनके जॉइंट की। यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस जगह पर दोस्तों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन किनारों पर दोस्तों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस जगह पर भी दोस्तों छोटे छोटे ही छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर इन जगह पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों इन छोटे छोटे छिद्रों में क्या पाया जाता है? लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है, जो कि दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, इन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। या फिर मैं कहूँ दोस्तों तो जो ब्लड सेल्स होती है, इन ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। कौन दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैंने कहा था आपसे शुरुआत में कि भैया हमारी जो अस्थि होती है दोस्तों, ये बीच में से खोखली होती है, और दोस्तों ये खोखली जो जगह है दोस्तों, इसमें भरा हुआ होता है दोस्तों पीली अस्थि मज्जा। क्या भरा हुआ होता है दोस्तों? इसमें पीली अस्थि मज्जा भरी हुई होती है। और दोस्तों इस पीली अस्थि मज्जा में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों वसीय ऊतक। और ये वसीय ऊतक क्या करते हैं दोस्तों? वसा का संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वसा का संग्रहण करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी दोस्तों हड्डियों की समझ में आ गई होगी कि भैया हड्डियों में जो किनारे होते हैं, हड्डियों का जो बीच खोखला वाला भाग होता है और जो बाहरी किनारा होता है, इसके बीच में दोस्तों ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक क्या होते हैं दोस्तों? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, अर्थात दोस्तों इनमें कोशिका पाई जाती है। ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका पाई जाती है। इनके किनारों पर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फास्फेट जमा होता है। और दोस्तों ये जो छोर है दोस्तों, ये अंतिम जो छोर है हड्डियों का, इस पर दोस्तों छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों में दोस्तों, इन छोटे छोटे छिद्रों में दोस्तों लाल अस्थि मज्जा होती है, जो कि दोस्तों लाल रक्त कणिका या फिर दोस्तों मैं कहूँ तो ब्लड सेल का निर्माण करती है। ये दोस्तों जो खोखला वाला भाग होता है, इसमें दोस्तों पीली अस्थि मज्जा उपस्थित होती है। इसमें दोस्तों एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, अर्थात वसीय ऊतक पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों वसा का संग्रहण करते हैं। जो कि दोस्तों वसा का संग्रहण करते हैं, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो वसीय जो ऊतक है दोस्तों, ये हमारी वसा को इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जब कंकाल तंत्र के कार्य पढ़ाए थे दोस्तों, तो कंकाल तंत्र के कार्य में मैंने ये भी कहा था कि भैया पोषक तत्वों को स्टोर करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पोषक तत्व देख ही लीजिए, ये जो अंदर वाला जो किनारा है दोस्तों खोखला वाला भाग का, और जो बाहरी किनारा है, इनके बीच में दोस्तों कुछ यहाँ पर परतों पर दोस्तों क्या जमे हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फास्फेट जमे हुए हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि कंकाल तंत्र का एक ये भी कार्य है कि दोस्तों ये खनिज तत्व है, इनको स्टोर करता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि जो कंकाल तंत्र होता है ये वसा का संग्रहण करता है, यानी कि वसा को इकट्ठा करता है।
दोस्तों कंकाल तंत्र किससे मिलकर के बना हुआ होता है? हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि ये वसा का संग्रहण करता है। फिर दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। देख लीजिए आपके सामने ब्लड सेल्स का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों जो भी मैंने बताया आपको सिद्ध करके बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब तक मैंने आपको जो कहानी बताई वो कहानी तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। लेकिन बात ये है दोस्तों कि भैया ये जो आपने कहानी बताई, क्या इस कहानी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई उससे आपकी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके सामने दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा और दोस्तों एक एक आप आंसर देने वाले हो। एक एक व्यक्ति से, एक एक स्टूडेंट से दोस्तों मैं आंसर लेके रहूंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है दोस्तों, सॉरी क्या हो रहा है आज, बार बार पेन गिर रहा है यार। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया हमारी अस्थियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों हमारा, सॉरी दिख नहीं रहा है, हाँ पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों हमारा, पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि भैया अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन कहलाता है भैया ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, बात सही है। पहला क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि भैया अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नंबर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों में रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सेकंड क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। दोस्तों यहां से तीसरा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि भैया अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अस्थियों के डॉक्टर को कहा जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारी मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर का जो सबसे कठोर ऊतक है दोस्तों वो है भैया आपकी अस्थि। कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों अस्थि। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया अस्थियों का निर्माण या फिर दोस्तों अस्थियों के निर्माण में सहायक कोशिका है। ऑप्शन दे सकता है बहुत सारी कोशिकाओं का नाम। अस्थियों के निर्माण में सहायक कोशिका है, तो दोस्तों कौन सी कोशिका है? तो मेरे भाई ओस्टियोसाइट कोशिका है, जो कि दोस्तों अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अस्थियों की मरम्मत में सहायक कोशिका है। तो दोस्तों अस्थियों की मरम्मत में कौन सी सहायक कोशिका है दोस्तों? तो ओस्टियोक्लास्ट है। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि हमारी अस्थि होती है, इस अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। दिख तो रहा है ना दोस्तों, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? तो अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अस्थियों में कठोरता किसके कारण पाई जाती है? अस्थियों में कठोरता किसके कारण पाई जाती है? तो दोस्तों अस्थियों में कठोरता किसके कारण पाई जाती है? तो दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों बात करें कि भैया जो वयस्क व्यक्ति होता है, यानी कि वयस्क जो मनुष्य होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों कितनी संख्या होती है
हड्डियों की 206 होती है। अगर दोस्तों नवजात शिशु की बात करें कि भैया नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो नवजात शिशु में अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है भैया 300 से अधिक, 300 या फिर 300 से अधिक, 301 302 भी हो सकती है दोस्तों, 300 या 300 से अधिक हो सकती है। दोस्तों अगर बच्चे की बात करें कि भैया बच्चों में अस्थियों की संख्या जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष है या 10 वर्ष है, उसमें दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें दोस्तों अस्थियों की संख्या होती है 270 से लेकर के 280, 270 से लेकर के 280। क्या दोस्तों ये आपको कहानी समझ में आई? फिर दोस्तों अगली क्वेश्चन ये आती है कि भैया गले की अस्थि कौन सी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भैया गले की अस्थि कौन सी है। दोस्तों गले की अस्थि है भाई हायोड। गले की अस्थि का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। दोस्तों अगला ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया स्वतंत्र अस्थि कौन सी कहलाती है। स्वतंत्र अस्थि कौन सी कहलाती है, तो दोस्तों स्वतंत्र अस्थि हायोड को ही कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब इंसान को फांसी दी जाती है तो फांसी के समय क्षतिग्रस्त अस्थि कौन सी है। फांसी के समय क्षतिग्रस्त अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों फांसी के समय जो क्षतिग्रस्त अस्थि है दोस्तों वो भी कौन सी है, वो भी हायोड है। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बता दिया। अब दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा यार जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से। देखो तो सही, आप आपके सामने कितने सारे क्वेश्चन बता दिए, अभी और बताने वाला हूँ। दोस्तों देखते जाइए, बस आपको दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा इस कंकाल तंत्र से जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो दोस्तों सबके लिए है ये वीडियो। बस आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, बस बिल्कुल एंड तक पढ़ना। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मेरा लाइफ का पहला चैप्टर है बोर्ड पर, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हो सके तो माफ कर देना दोस्तों कोई गलती हो जाए तो। बस जहाँ तक दोस्तों अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी गलती हो जाती है दोस्तों तो माफ करना मेरे भाइयों, क्योंकि पहली बार ले रहा हूँ, लाइफ में पहली बार क्लास ले रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा दोस्तों और भी बहुत सारी, अभी तो पूरी बायोलॉजी पढ़ी है दोस्तों, पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पूरी बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि भैया जो कंकाल तंत्र होता है, जो कंकाल तंत्र होता है ये दोस्तों भ्रूण की कौन सी परत से मिलकर के बनता है। यानी कंकाल तंत्र भ्रूण के कौन से भाग से बना होता है या कौन सी परत से मिलकर के बना होता है। दोस्तों कंकाल तंत्र होता है दोस्तों वो मेसोडर्म, जो बीच वाली परत होती है दोस्तों उससे मिलकर के बना होता है। दोस्तों अगर अंत्य कंकाल की बात करें तो दोस्तों अंत्य कंकाल भी किससे बना होता है, इस मेसोडर्म से बना होता है। अगर दोस्तों बाह्य कंकाल की बात करें तो दोस्तों बाह्य कंकाल किससे बना होता है, ये एक्टोडर्म वाले भाग से मिलकर के बना हुआ होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, अब तक दोस्तों मैंने जो पढ़ाया उसके दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप चाहो तो दोस्तों इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों अपनी पेन कॉपी में उतार लीजिए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन हमारी क्लास से जरूर मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है ये कंकाल तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र, और एक होता है दोस्तों अंतः कंकाल तंत्र। दोस्तों अंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था अंतः कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था कि जो अंतः कंकाल तंत्र होता है दोस्तों वह दोस्तों अस्थि व उपास्थि से मिलकर के बना होता है, अस्थि व उपास्थि से मिलकर के बना होता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भैया उपास्थि क्या होती है, क्योंकि अस्थियों के बारे में तो दोस्तों हम पढ़ चुके। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उपास्थियों के बारे में कि भैया ये उपास्थि होती है ये क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो उपास्थि होती है इसमें दोस्तों एक निश्चित सीमा तक दोस्तों लचक पाई जाती है, एक निश्चित सीमा तक दोस्तों इसमें लचक पाई जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये लचीली होती है, जबकि दोस्तों इस तरफ देखा जाए तो अस्थि जो होती है एक दोस्तों कठोर होती है, अस्थियां कठोर होती है। दोस्तों इसमें उपास्थियों में दोस्तों कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो उपास्थियों में कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है।
जबकि अस्थियों की बात करें तो अस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है दोस्तों, मैं आपको बता चुका। तो भैया अस्थियों में जो कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट कोशिका पाई जाती है। दोस्तों अब बात आती है कि भैया उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि दोस्तों अस्थियों की बात करें कि भैया अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों अस्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वह पाई जाती है दोस्तों ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों जो अस्थियां होती है ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनी हुई होती है। जबकि दोस्तों जो हमारी उपास्थि होती है ये उपास्थि किससे मिलकर के बनी होती है, ये दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है, कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई होती है, कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको उपास्थि के बारे में समझ में आ गया होगा कि दोस्तों हमारी जो उपास्थि है ये उपास्थि किससे मिलकर के बनी हुई होती है दोस्तों, कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई होती है। दोस्तों उपास्थि में दोस्तों एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है दोस्तों, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों उपास्थि से अगर कोई क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो जो मैंने आपको बताया है ये 4 लाइन दोस्तों, इन 4 लाइनों के अलावा और क्वेश्चन नहीं आ सकता। दोस्तों जो मार्कर है इन मार्करों में स्याही भी खत्म हो गई है, मैं स्याही डाल लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूँ। जैसे कि आपकी कोई ये अस्थि है और भैया एक ये कोई अस्थि है, ठीक है दोस्तों। दो अस्थियों को जोड़ने में जो सहायक होता है दोस्तों वो होता है भैया लिगामेंट। कौन होता है दोस्तों, लिगामेंट सहायक होता है, अर्थात दोस्तों मैं इसे तंतु या फिर दोस्तों इसे स्नायु भी कह सकता हूं। दोस्तों अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया दो अस्थियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो दोस्तों दो अस्थियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, लिगामेंट सहायक होता है। ये दोस्तों हमारी क्या है, बोन है, अस्थि है, ये भी भैया बोन है। दोस्तों ये आपकी जो हड्डी होती है इस हड्डी से पेशियां जुड़ी हुई होती है, इन हड्डियों से पेशियां जुड़ी हुई होती है, जो कि दोस्तों हमारी जो अस्थि होती है इस अस्थि को या फिर हड्डी को गति प्रदान करवाती है, गति प्रदान करवाती है। कौन दोस्तों, पेशियां। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पेशियां होती है वो हड्डियों से जुड़ करके इन्हें गति प्रदान कराने में सहायक होती है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि भैया पेशी और दोस्तों जो हड्डी है इन पेशी और हड्डियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो दोस्तों पेशी व हड्डी को जोड़ने में जो सहायक होता है दोस्तों वो होता है कंडरा। दिख तो रहा है ना आपको, हाँ वो होता है दोस्तों कंडरा, और इसे बोला जाता है दोस्तों टंडन। क्या बोला जाता है दोस्तों, टंडन बोला जाता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ से एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि दो अस्थियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, दो अस्थियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, कौन सहायक होता है। दो अस्थियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है दोस्तों, तो भैया लिगामेंट सहायक होता है। कौन सहायक होता है, लिगामेंट या फिर स्नायु या फिर दोस्तों तंतु सहायक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से क्या बनता है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पेशी हड्डियों से जुड़ करके उन्हें प्रदान करती है, पेशी अस्थि से जुड़कर उन्हें प्रदान करती है। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है दोस्तों, नंबर 1 पर सुरक्षा हो सकता है दोस्तों, नंबर 2 पर दोस्तों क्या हो सकता है, नंबर 2 पर दोस्तों गति हो सकती है। नंबर 3 पर बात करें तो दोस्तों नंबर 3 पर हो सकता है जैसे कि ऑप्शन दोनों ही आ गया, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों गति प्रदान करती है।
कहने का मतलब जो पेशी है वो अस्थि से जुड़ करके उन्हें क्या प्रदान करती है दोस्तों, गति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है दोस्तों, गति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि पेशी को हड्डी से जोड़ने में कौन सहायक होता है। पेशी को हड्डी से जोड़ने में कौन सहायक होता है। तो दोस्तों पेशी को हड्डी से जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो दोस्तों कंडरा होता है। और दोस्तों हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को, दोस्तों हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्यारा सा कमेंट कर दो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम मानव शरीर की 206 हड्डियां की। दोस्तों मानव शरीर में जो 206 हड्डी होती है दोस्तों, वो कहाँ पर होती है। तो देखिए दोस्तों, हड्डियों के आधार पर जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है, इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अपन को क्या पढ़नी है, 206 हड्डियां पढ़नी है। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और एक है दोस्तों उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। कोई नहीं पूछेगा दोस्तों कि भाई कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में दोस्तों 80 अस्थि आती है। और दोस्तों ये हड्डियां कौन सी है, तो दोस्तों ये वो हड्डियां है जो कि दोस्तों मुख्य धड़ में आती है, मुख्य धड़ में आती है। मुख्य धड़ का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ से लेकर के मेरे यहाँ तक कमर तक, हाथ की अस्थियां नहीं आएगी इसमें और पैर की अस्थियां नहीं आएगी। तो कहने का मतलब जो मुख्य धड़ में अस्थि आती है दोस्तों, उन्हीं अस्थियों को सिर्फ काउंट किया जाता है अक्षीय कंकाल में। इसमें दोस्तों 80 अस्थि आती है। और दोस्तों वह अस्थि कौन कहाँ पे आती है, तो वो अस्थि दोस्तों मुख्य धड़ में आती है। उपांगीय कंकाल की बात करें दोस्तों, तो इसमें 126 अस्थियां आती है। और ये दोस्तों मुख्य धड़ से अलग होती है। ये सभी अस्थियां दोस्तों मुख्य धड़ से अलग होती है, मुख्य धड़ से अलग होती है। देखिए दोस्तों, अब अक्षीय कंकाल में दोस्तों कौन कौन सी अस्थि आती है, तो भैया 29 अस्थि तो आती है आपके सिर की। ये दोस्तों गर्दन से ऊपर, यहाँ से दोस्तों यहाँ से ऊपर दोस्तों हमारे शरीर में कितनी अस्थि पाई जाती है, यहाँ से ऊपर। तो यहाँ से ऊपर पाई जाती है दोस्तों 29 अस्थि। कितनी अस्थि पाई जाती है दोस्तों, 29 अस्थि पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों टोटल कितनी अस्थि आती है, 80 अस्थि, 80 अस्थियां आती है। इसके अलावा दोस्तों पसलियों की बात करें तो भैया पसलियों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों, पसलियों में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 24। ये जोड़े में उपस्थित होती है, 12 पेयर्स पाए जाते हैं। हमारी पसलियों में 12 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है दोस्तों, 24 होती है। इसमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी भी आती है, इसमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी भी आती है। और रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 26 होती है। और एक आती है दोस्तों इसमें सीने की अस्थि, सीने की अस्थि एक आती है दोस्तों इसमें सीने की अस्थि। जोड़ लीजिए दोस्तों आप, कितनी हो गई, 1 और 29 तो हो गए 30, ठीक है। और 30 और 26 कितनी हो गई दोस्तों, 56। और 56 और 4 कितनी हो गई, 60। और 60 और 20 कितनी हो गई, 80 हो गई ना दोस्तों। इतनी सी तो मैथ आपसे आती होगी। तो टोटल आप गुण लीजिए दोस्तों, 80 अस्थि हो गई, जो कि दोस्तों मुख्य धड़ में आती है। और इन्हें दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करो दोस्तों, तो मुख्य धड़ के बाहर जितनी भी अस्थियां दोस्तों, उन अस्थियों को दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। टोटल इसमें अस्थियों की संख्या है दोस्तों 126। दोस्तों हाथों की बात करें तो एक हाथ में दोस्तों कितनी होती है, 30 होती है। दोनों हाथों में 30 30 कितनी हो जाएगी, 60। एक पैर में कितनी होती है दोस्तों, तो भैया एक पैर में होती है 30। दोनों पैरों में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 हो जाएगी, ठीक है। कंधे की जो अस्थि होती है दोस्तों, इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। और दोस्तों कूल्हे की जो अस्थि होती है, इन कूल्हे की अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 2। तो 60 60 120 और 4 2 6, यानी कि 126 अस्थियां टोटल दोस्तों हम उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। दोस्तों मानव शरीर की पूरी 206 हड्डी, एक अस्थि दोस्तों, एक अस्थि में आपको पूरी 206 हड्डियां गिनाने वाला हूं कि भैया अपने शरीर में जो 206 हड्डियां होती है दोस्तों, वो किस तरीके से होती है।
दोस्तों सबसे पहले पढ़ने वाले हम अक्षीय कंकाल तंत्र। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 80 अस्थियां होती है, जो कि दोस्तों मुख्य धड़ में आती है। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो सिर में कितनी आती है दोस्तों? 29 आती है। एक बार और रिविजन करवा देता हूँ। पसलियों की बात करें दोस्तों तो हमारी पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है दोस्तों। इसमें 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 12 जोड़े होते हैं। फिर दोस्तों रीढ़ की हड्डी की बात करें तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी की बात करें तो इसमें दोस्तों अस्थियों की संख्या 26 होती है और एक होती है दोस्तों सीने की अस्थि। एक होती है सीने की अस्थि। ठीक है, एक होती है दोस्तों सीने की अस्थि। टोटल आप गिन सकते हो दोस्तों कितनी हो जाती है? टोटल हो जाती है दोस्तों भैया 80 अस्थि हो जाती है। अब दोस्तों सिर में जो 29 अस्थि पाई जाती है वो कौन कौन सी है दोस्तों? एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कपाल की, जो कि दोस्तों आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है दोस्तों, हड्डियों का आवरण, उसे कहा जाता है दोस्तों कपाल। इस कपाल में दोस्तों 8 अस्थि उपस्थित होती है। कितनी अस्थि उपस्थित होती है दोस्तों? 8 अस्थि उपस्थित होती है। एक बार और बता देता हूँ, आपका जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पर दोस्तों हड्डियों का एक आवरण पाया जाता है। उस हड्डियों के आवरण को दोस्तों क्या कहा जाता है? कपाल कहा जाता है। तो भैया ये 8 अस्थि कौन कौन सी है, अभी एक एक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर दोस्तों कान की बात करते हैं तो दोस्तों एक कान में 3 अस्थि पाई जाती है। दोनों कानों में दोस्तों 3 और 3 6 अस्थि पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चेहरे की बात करें तो दोस्तों चेहरे पर 14 अस्थि पाई जाती है। ये 14 कौन कौन सी है, ये 6 कौन कौन सी है, ये 8 कौन कौन सी है, एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पर बात करते हैं हम गले की अस्थि। तो दोस्तों गले की अस्थि के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले दे चुका कि जो गले की अस्थि है दोस्तों उसका नाम है हायोड और इनकी संख्या होती है दोस्तों 1। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है भैया 1। तो दोस्तों हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कपाल, फिर कपाल के बाद में कान, कान के बाद में चेहरे की 14 हड्डी और चेहरे की 14 हड्डियों के बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों गले की अस्थियां। टोटल गुन सकते हो आप कि 8 और 6 कितना हो गया? 14 और 14 14 28 और 1 29। दोस्तों सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों? 29 अस्थियां पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इस कपाल की जो 8 अस्थियां होती है दोस्तों, इन 8 अस्थियों के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। आपको दोस्तों गारंटी के साथ वादा करता हूँ एक एक अस्थि याद हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कपाल की अस्थियों के बारे में। दोस्तों कपाल कपाल क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां से ये आता है कि भैया कपाल क्या है? तो दोस्तों मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हड्डियों का आवरण होता है, एक अस्थियों का आवरण होता है। इस आवरण को दोस्तों क्या कहा जाता है? इस आवरण को भैया कपाल कहा जाता है। और दोस्तों ये हड्डियों का जो आवरण होता है इसमें हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 8। पहली होती है दोस्तों फ्रंटल, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, इतना वो मत करना, बस आपको ध्यान रखना है फ्रंटल, क्योंकि भैया मैं तो सही बताता हूँ आपको, मुझे इंग्लिश कम आती है। पहली अस्थि है दोस्तों फ्रंटल, दूसरी अस्थि है दोस्तों ओसिपिटल और तीसरी अस्थि है दोस्तों फ्रंटल ओसिपिटल टेम्पोरल। चौथी अस्थि है दोस्तों पेराइटल। पांचवी अस्थि है दोस्तों इथमोइड और नंबर 6वीं अस्थि है दोस्तों स्फेनोइड। भैया आपने तो कहा था कि 8 अस्थि पढ़ेंगे हम, तो आपने तो 6 ही बताई है। जी हाँ दोस्तों मैंने 6 अस्थि पढ़ाई है, लेकिन इन 6 में ही दोस्तों 8 अस्थि छुपी हुई है, क्योंकि दोस्तों 2 अस्थि ऐसी है जिनकी संख्या 2-2 होती है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया फ्रंटल अस्थि, कपाल में 8 अस्थि पाई जाती है। पहली अस्थि कौन सी है दोस्तों? फ्रंटल है। तो दोस्तों सबसे आगे की तरफ ये वाली जो अस्थि है, ये वाली
ये वाली जो अस्थि है दोस्तों, इसे का नाम है दोस्तों फ्रंटल। क्या नाम है दोस्तों? फ्रंटल है। और दोस्तों सबसे पीछे की तरफ जो अस्थि पाई जाती है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में सबसे पीछे की तरफ जो अस्थि पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम है ओसिपिटल। इनकी संख्या दोस्तों एक एक होती है। इसकी संख्या भी दोस्तों एक होती है। एक मिनट रुकना भैया, अलग पेन से लिख देता हूँ। इनकी संख्या भी दोस्तों एक होती है और इसकी संख्या भी दोस्तों एक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्पोरल की। तो दोस्तों आपके कान के पास जो ये अस्थि पाई जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली दोस्तों, कान के जस्ट ऊपर की तरफ जो अस्थि पाई जाती है, ये वाले जो मैंने हाथ रख रखे हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? टेम्पोरल की संख्या होती है 2। अगर दोस्तों पैराइटल की बात करें कि भैया पैराइटल अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों पैराइटल की संख्या भी होती है 2। पैराइटल वाली जो अस्थि है दोस्तों, वो है एक ये वाली और एक ये वाली। कहने का मतलब जहां पर हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, उन अस्थि को कहा गया है दोस्तों पैराइटल अस्थि। जैसे एक ये वाली और एक ये वाली, 2 अस्थि है दोस्तों, एक ये वाली और एक ये वाली। कहने का मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, तो पैराइटल अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। अब बात करते हैं स्पेनोइड की और इथमोइड की। तो दोस्तों इनकी संख्या एक एक होती है। और दोस्तों ये कहाँ होती है? तो आपकी ये वाली जो अस्थि है और एक पीछे की तरफ ओसिपिटल वाली अस्थि है। कहने का मतलब जो पैराइटल अस्थि है और जो ओसिपिटल अस्थि है, इसके बीच में यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों अस्थियां। दोस्तों जो स्पेनोइड अस्थि है, इसे दोस्तों कपाल का पत्थर भी कहा गया है। भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कि मानव शरीर में किस अस्थि को कपाल का पत्थर कहा गया है, यानी कि कपाल का पत्थर कहा गया है। तो दोस्तों स्पेनोइड जो अस्थि है, इस स्पेनोइड अस्थि को कपाल का पत्थर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों अन्य जो 7 अस्थि होती है, स्पेनोइड जो अस्थि होती है, ये अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होने के कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है? इसे दोस्तों कपाल का पत्थर कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? इसे कपाल का पत्थर कहा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्पेनोइड को क्या कहा गया है? कपाल का पत्थर कहा गया है। ये दोस्तों स्पेनोइड के पास में ही लगी हुई होती है इथमोइड। इसकी दोस्तों जो संरचना होती है, वो दोस्तों प्लेट के समान होती है। किसके समान होती है? प्लेट के समान होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये 8 अस्थि बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। आगे वाली फ्रंटल होती है, पीछे वाली ओसिपिटल होती है, ये दोस्तों टेम्पोरल होती है, इनकी संख्या 2 होती है। पैराइटल की संख्या 2 होती है, एक ये वाली एक ये वाली। और दोस्तों जो इथमोइड और जो स्पेनोइड है, इनकी संख्या भी दोस्तों एक एक होती है, ये यहाँ पे होती है। स्पेनोइड होती है, इसे दोस्तों कपाल का पत्थर कहा गया है। इथमोइड है दोस्तों, इसकी आकृति प्लेट के समान होती है और यह भी दोस्तों स्पेनोइड के पास में ही लगी हुई रहती है। दोस्तों स्पेनोइड एक ऐसी मात्र अस्थि है जो कि दोस्तों अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है, जो कि दोस्तों कपाल की है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कान की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो कपाल है, इस कपाल की 8 अस्थियां हमने पढ़ ली। मैं आपको गिनाते हुए चल रहा हूं कि कहीं आप यूं नहीं कह दे कि भैया आपने पूरी 206 हड्डी तो हमें पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इस कपाल के अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम भैया कान की। तो दोस्तों कान में मैंने कितनी अस्थि बताई थी? तो दोस्तों एक कान में होती है 3 और दोनों कानों में होती है दोस्तों 6। दोस्तों वैसे तो मुझे डायग्राम बनाना अच्छे से आता है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कान का जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, इसे कहा गया है पिन्ना। क्या कहा गया है? पिन्ना। और दोस्तों ये मध्य वाला जो भाग होता है, ये जो मध्य वाला भाग होता है, इसमें दोस्तों हमारी अस्थियां उपस्थित रहती है। इसमें हमारी अस्थियां उपस्थित होती है। और दोस्तों एक भाग और होता है जो कि कान का अंदर वाला भाग होता है। तो दोस्तों हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है दोस्तों मध्य वाला भाग, क्योंकि मध्य वाला जो भाग होता है दोस्तों, इसमें हमारी अस्थियां उपस्थित होती है। एक कान में दोस्तों 3 अस्थि होती है, मैं नाम लिख देता हूं। एक होती है दोस्तों मीलियस, एक होती है दोस्तों इनकस, और नंबर 3 पर होती है दोस्तों स्टेपिज। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों स्टेपिज, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है दोस्तों? स्टेपिज है, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। इस स्टेपिज का आकार पता है आपको कैसा होता है? दोस्तों कभी आपने घोड़े पर सवारी की है?
तो दोस्तों घोड़े पर जब आप चढ़ते हो तो दोस्तों घोड़े पर चढ़ते समय मतलब जिस यंत्र पर आप घोड़े पर पैर रख के चढ़ते हैं दोस्तों, कुछ उसके समान दोस्तों इसकी आकृति होती है स्टेपिज की। ठीक है। अगर दोस्तों इनकस की बात करें तो दोस्तों इनकस जो होती है इसकी आकृति दोस्तों एनविल के समान होती है। अब भैया ये एनविल क्या होता है? तो दोस्तों जो मोची होता है, दोस्तों जो मोची होता है, मोची जिस अपने चप्पल को जिस लोहे का जो यंत्र सा होता है दोस्तों, उस यंत्र पे रख करके हमारी चप्पलों को बनाता है, हमारी जूती को बनाता है, उस यंत्र के समान दोस्तों इनकस की आकृति होती है। इसे दोस्तों एनविल कहा गया है। अगर दोस्तों मिलियस की बात करें तो मिलियस का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है हथौड़े के समान, हथौड़े के समान होता है। इस कारण दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा गया है। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है? इस कारण दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा गया है। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है? इस कारण दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा गया है। तो दोस्तों आपके कान में 3 अस्थि पाई जाती है। नंबर 1 पर है मेलियस, नंबर 2 पर है इनकस, नंबर 3 पर है स्टेपिज। मेलियस अस्थि का आकार हथौड़े के समान होता है, इस कारण दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि हथौड़े के समान निम्न में से किस अस्थि का आकार है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मिलियस। मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है दोस्तों वह है दोस्तों स्टेपिज, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। ये अस्थि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में अधिकांश पूछ ली जाती है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है दोस्तों तो मिलियस से और इनकस से आता है। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछा जा सकता है दोस्तों कि भाई हथौड़ी का आकार, हथौड़े के आकार के समान कौन सी अस्थि है? तो हथौड़े के आकार के समान दोस्तों कौन सी अस्थि है? दोस्तों मिलियस है। और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है दोस्तों वो है स्टेपिज। कौन सी अस्थि है दोस्तों? स्टेपिज अस्थि है। और दोस्तों इनकस है, इसका आकार किसके समान होता है? एनविल के समान होता है। मोची जिस यंत्र पर दोस्तों अपन चप्पल जूता बनाते हैं उसको एनविल कहा जाता है। इस एनविल के समान ही इसका आकार होता है। तो दोस्तों कान की 6 अस्थियां आपको समझ में आ गई होगी। एक कान में 3 पाई जाती है भैया, दूसरे कान में भी सेम यही 3 पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गले की अस्थि की। दोस्तों हम पढ़ रहे थे अक्षीय कंकाल, और दोस्तों अक्षीय कंकाल में हम पढ़ चुके भैया कपाल। कपाल में 8 अस्थि पाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया। फिर दोस्तों हमने कान के बारे में पढ़ा तो कान में 6 अस्थि पाई जाती है, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। दोस्तों अब पढ़ने वाले हम गले की अस्थि के बारे में, गले की अस्थि के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि भैया जो गले की अस्थि होती है इस गले की अस्थि को कहा जाता है। दोस्तों गले की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो गले की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों हायोड। क्या कहा जाता है दोस्तों? गले की अस्थि को हायोड कहा जाता है। इसका आकार किसके समान होता है? तो दोस्तों इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। भैया इसे स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये मानव शरीर की अन्य अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इस कारण दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, ये मानव शरीर की किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ी हुई होने के कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है दोस्तों स्वतंत्र अस्थि। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। गले की अस्थि है दोस्तों हायोड। जब दोस्तों इंसान को फांसी दी जाती है दोस्तों तो कौन सी अस्थि क्षतिग्रस्त होती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि भैया जब इंसान को फांसी दी जाती है तो उस समय कौन सी अस्थि क्षतिग्रस्त होती है? तो उस समय दोस्तों हायोड क्षतिग्रस्त होती है, यानी कि ये टूट जाती है जब इंसान मर जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ गले की अस्थि भी आपको समझ में आ गई होगी। अब तक दोस्तों हमने कितनी अस्थि पढ़ी? 8 × 14 और 14 × 1 15, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 1 है। अब दोस्तों हमें कितनी अस्थि पढ़नी है? हमें सिर्फ 14 अस्थि पढ़नी है, जो कि दोस्तों है चेहरे की। तो अब देखिए दोस्तों चेहरे की अस्थि पढ़ लेते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम चेहरे की अस्थि। सबसे पहले दोस्तों हमने अक्षीय कंकाल में कपाल की अस्थियां पढ़ी। कपाल की अस्थियों की संख्या है दोस्तों 8। उसके बाद में दोस्तों कान की अस्थियां पढ़ी। कान की अस्थियों की संख्या है दोस्तों 6। उसके बाद में हमने दोस्तों गले की अस्थि पढ़ी। गले की अस्थियां है 1। 8 × 14 = 15 अस्थि हो गए दोस्तों। और अब हम पढ़ने वाले हैं चेहरे की अस्थि। चेहरे की अस्थि होती है दोस्तों 14। चेहरे में दोस्तों कौन कौन सी अस्थि कहाँ पर होती है दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नाक की बात करें दोस्तों तो नाक में होती है भैया 5 अस्थि। एक होती है दोस्तों वोमर, एक होती है दोस्तों नोजल बोन्स, एक होती है दोस्तों इंफीरियर
नोजल कुंचर। ठीक है, इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है और इनकी संख्या भी दोस्तों 2 होती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जबड़े की अस्थि की। तो दोस्तों जबड़े की अस्थि होती है 3। एक होती है दोस्तों मैगजिला। मैगजिला दोस्तों ऊपरी जबड़े वाली अस्थि होती है, इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। और एक होती है दोस्तों मैंडिबल, इनकी संख्या 1 होती है और ये होती है दोस्तों निचले जबड़े की, निचले जबड़े की। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, जबड़े की अस्थि हो गई, नाक की अस्थि हो गई। दोस्तों गाल की अस्थि की बात कर लेता हूँ। गाल की अस्थि को दोस्तों जाइगोमेटिक कहा जाता है, जाइगोमेटिक कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। आंख की अस्थि की बात कर लेता हूँ दोस्तों। आंख की अस्थियों की संख्या भी दोस्तों 2 ही होती है। इसे कहा जाता है लेक्राइमल अस्थि, लेक्राइमल अस्थि। अगर दोस्तों तालवे की अस्थि की बात करूं, तालवा की अस्थि, तो तालवा की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों पेलेटाइन अस्थि, पेलेटाइन अस्थि। इनकी संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। 2 2 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 11 और 3 14। दोस्तों आशा करता हूं चेहरे की 14 हड्डी मैंने आपको गिना दी। दोस्तों डायग्राम पर मैं विश्वास नहीं रखता, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर डायग्राम बताऊं और डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताऊं, कोई फायदा नहीं है। दोस्तों लाइव प्रैक्टिकल बताता हूं दोस्तों कि कौन कौन सी अस्थि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले दोस्तों नाक की अस्थि की बात करते हैं, वोमर की। तो दोस्तों आप बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ से आप पकड़ के देखोगे, आपको तो कोई अस्थि दिखाई हुई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप सामने बस इस तरीके से आप टच करते हो, तो दोस्तों आपको दोस्तों कोई अस्थि अपने हाथ से लगती हुई दिखाई देगी दोस्तों। तो इस बीच वाली जो अस्थि होती है दोस्तों, उस अस्थि को कहा गया है वोमर अस्थि। दोस्तों आपके नाक के ऊपर एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि दोस्तों, एक होती है बीच में, एक होती है यहाँ पर, एक होती है यहाँ पर। दोस्तों ये जो 2 अस्थि है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन 2 अस्थियों को दोस्तों नाम दिया गया है नोजल बोन। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? नोजल बोन दिया गया है। दोस्तों नाक के अंदर 2 अस्थि और उपस्थित होती है, जो कि हमारे अंदर की तरफ होती है, जो कि दोस्तों हम बता नहीं सकते यहाँ से बाहर से। जब इनकी एनाटॉमी की जाती है तब जाके पता चलता है। तो दोस्तों उन 2 अस्थियों को नाम दिया गया है इंफीरियर नोजल कोन्चर, इंफीरियर नोजल कोनकर। दोस्तों आशा करता हूं नाक की 5 अस्थियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बीच वाली अस्थि होती है दोस्तों वो होती है वोमर, साइड वाली जो अस्थि होती है दोस्तों उनका नाम है नोजल बोन्स, और अंदर की तरफ जो दोस्तों 2 अस्थि होती है उनका नाम है इंफीरियर नोजल कोन्चर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जबड़े की। तो भैया जबड़े की 3 अस्थि होती है। एक होता है दोस्तों निचला जबड़ा, जैसे कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। एक होता है ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़े में दोस्तों 2 अस्थि होती है, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि। इसका नाम है दोस्तों मैगजिला। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों मैगजिला, और इनकी संख्या होती है 2। ये होती है दोस्तों ऊपरी जबड़े की अस्थि। अब बात करते हैं दोस्तों निचले जबड़े की अस्थि। तो दोस्तों ये निचला जो जबड़ा है आपका, ये पूरा का पूरा, ये है दोस्तों निचले जबड़े की अस्थि। इसका नाम है दोस्तों मैंडिबल। तो दोस्तों आशा करता हूं जबड़े की अस्थि दोस्तों तीनों आपको समझ में आ गई होगी। नाक की अस्थि दोस्तों आपको समझ में आ गई, जबड़े की अस्थि आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों गाल की अस्थियों की बात करता हूं। गाल की अस्थियों को दोस्तों कहा गया है जाइगोमेटिक, इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। यहाँ हाथ लगा के देखिए, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। ये दोनों अस्थियां दोस्तों गाल की अस्थि है और इनका नाम है जाइगोमेटिक। अब दोस्तों बात करते हैं आंख की अस्थियों की, कि भैया जो आंख की अस्थि होती है, इन आंख की अस्थियों का नाम है लेक्राइमल अस्थि। आंख की अस्थियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों आप यहाँ हाथ लगा के देखिए, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। दोस्तों ये दोनों अस्थि है भैया लेक्राइमल अस्थि। तालवा की अस्थि की बात करो तो तालवा की अस्थि दोस्तों 2 पाई जाती है, पेलेटाइन अस्थि, ये वाली। दोस्तों आपका जो तालवा होता है, ये वाला मुंह के अंदर दोस्तों ये होता है भैया पेलेटाइन अस्थि, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी चेहरे की 14 अस्थि बढ़िया अच्छे से गिना दी। दोस्तों हम कपाल की अस्थियों की बात कर चुके, कान की अस्थियों की बात कर चुके, गले की अस्थियों की बात कर चुके, चेहरे की अस्थियों की बात कर चुके। टोटल दोस्तों हमने सिर में 29 अस्थि पढ़ी थी। क्या दोस्तों इन 29 अस्थियों के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है क्या? जी हाँ दोस्तों, इन 29 अस्थियों के बारे में हमने डिटेल में जान लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों पसलियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पसलियों के बारे में।
पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है, अर्थात ये जोड़े में पाई जाती है 12 जोड़ी। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, हम पढ़ रहे थे दोस्तों अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल में दोस्तों कितनी अस्थि पाई जाती है? 80 अस्थि पाई जाती है, जो कि दोस्तों मुख्य धड़ में स्थित होता है। इसमें दोस्तों हमने शुरुआत में सिर की दोस्तों 29 अस्थि हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम पसलियों के बारे में। पसलियों के बारे में, इन्हें दोस्तों रिब्स भी कहा गया है। इन्हें दोस्तों रिब्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है पसलियों को। भैया जो पसलियों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 24। अगर मैं संख्या में बात करूं दोस्तों तो कितनी होती है? 24 होती है, अर्थात दोस्तों 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है। दोस्तों साइंस में जो पीछे की तरफ होता है दोस्तों उसे कहा जाता है डोर्सल साइड। क्या कहा जाता है दोस्तों? डोर्सल साइड कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे पीछे की तरफ यानी कि डोर्सल साइड दोस्तों आपके रीढ़ की हड्डी होती है। दोस्तों पीछे की तरफ क्या स्थित होती है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, यानी कि डोर्सल साइड दोस्तों क्या उपस्थित होती है? ये रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। भैया नाम याद रखना, रीढ़ की हड्डी। और दोस्तों आगे की तरफ दोस्तों क्या उपस्थित होती है? सीने की अस्थि उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है दोस्तों? सीने की अस्थि। ये क्या है दोस्तों? ये है भैया सीने की अस्थि। इस सीने की अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? तो इस सीने की अस्थि का नाम है दोस्तों स्टर्नम। क्या नाम है दोस्तों? स्टर्नम नाम है। दोस्तों शुरुआत की जो 7 पसलियां होती है दोस्तों, शुरुआत की जो 7 पसलियां होती है वो दोस्तों इस स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। पीछे की तरफ तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, आगे की तरफ दोस्तों ये पसलियां सीने की अस्थि से यानी स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों ये हो गई 7। इन्हें कहा गया है दोस्तों ट्रू रिब्स। इन्हें कहा गया है दोस्तों सच्ची पसलियां। इन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? सच्ची पसलियां कहा गया है, अर्थात ट्रू रिब्स कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों बात करें, ये तो लेकर है 1 से लेकर के 7 तक है भैया। 8वीं की और दोस्तों 9वीं की और दोस्तों 10वीं की बात करें, 8वीं की 9वीं की और दोस्तों 10वीं की बात करें दोस्तों, तो ये अस्थियां इन आगे की अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती, ये 7वीं अस्थि से ही जुड़ी हुई होती है। इस कारण दोस्तों इसे कहा गया है दोस्तों झूठी पसलियां। इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा गया है? झूठी पसलियां कहा गया है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं दोस्तों तो दोस्तों इन्हें कहा गया है फॉल्स रिब्स। क्या कहा गया है दोस्तों? फॉल्स रिब्स कहा गया है। दोस्तों ये रही 8वीं, ये रही 9वीं, ये रही 10वीं। अब दोस्तों अगर मैं 11वीं और 12वीं की बात करूं दोस्तों, तो 11वीं और जो 12वीं है दोस्तों, ये दोस्तों हवा में तैरती हुई रहती है। ये फिर दोस्तों ये 10वीं अस्थि से जुड़ी हुई रहती है, मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों 10वीं, 11वीं और दोस्तों जो 12वीं अस्थि है इसे दोस्तों कहा गया है फ्लोटिंग। कहने का मतलब दोस्तों कि भैया जो तैरने वाली पसली, क्या कहा गया है दोस्तों? तैरने वाली पसली कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? तैरने वाली पसली कहा गया है। दोस्तों ये जो पसली पिंजरा होता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दोस्तों सच्ची पसलियों की संख्या कितनी है, यानी कि ट्रू रिब्स है, उन ट्रू रिब्स की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ट्रू रिब्स की संख्या होती है 7। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भैया फॉल्स रिब्स की संख्या कितनी है, तो दोस्तों फॉल्स रिब्स की संख्या है दोस्तों 3। और दोस्तों फ्लोटिंग जो रिब्स है इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो इनकी संख्या है भैया 2। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भैया जो पसली पिंजरा होता है ये दोस्तों किन किन को सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों पसली पिंजरा, सबसे पहले तो बात यह थी कि भाई पसली पिंजरा में कौन कौन उपस्थित होता है। तो दोस्तों पसली पिंजरा जो बना होता है, यह बना होता है सीने की अस्थि स्टर्नम से और दोस्तों रीढ़ की हड्डी और दोस्तों इन पसलियों से मिल करके बना हुआ होता है। कौन दोस्तों? पसली पिंजरा। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया जो पसली पिंजरा होता है ये हमारा जो हृदय होता है और दोस्तों जो फेफड़े होते हैं,
हृदय हृदय और दोस्तों फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों जो पसली पिंजरा होता है ये हमारे हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। पसली पिंजरा में कौन कौन आता है दोस्तों? तो एक आता है स्टर्नम, एक आती है पसलियां और एक आती है दोस्तों रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये पसलियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों हम रीढ़ की हड्डियों के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं रीढ़ की हड्डियों के बारे में। देखिए दोस्तों रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 26 होती है। और दोस्तों अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। रीढ़ की हड्डियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कुछ करों पाए जाते हैं। 4 करों पाए जाते हैं। कितने करों पाए जाते हैं दोस्तों? 4 करों पाए जाते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व और एक पाया जाता है दोस्तों थर्ड कर्व और एक पाया जाता है दोस्तों चौथा कर्व। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी में कर्व पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व और दोस्तों चौथा कर्व। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के पीछे की तरफ से दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स के समूह निकले हुए होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन के समूह निकले हुए होते हैं। इन्हें नाम दिया गया है दोस्तों स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड अर्थात मेरुरज्जु। इन्हें नाम दिया गया है दोस्तों स्पाइनल कोड या फिर दोस्तों मेरुरज्जु। इसके ऊपर दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी लगी हुई होती है। इस तरीके से दोस्तों इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी तरफ, इसके चारों ओर इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ इस तरीके से दोस्तों हड्डियां लगी हुई होती है। इस तरीके से दोस्तों इस स्पाइनल कोड के चारों तरफ, स्पाइनल कोड के ऊपर की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डियां कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है। पहली जो अस्थि होती है दोस्तों उसे बोला गया है एटलस और दूसरी जो अस्थि होती है दोस्तों उसे नाम दिया गया है एक्सिस। दोस्तों शुरुआत की जो 7 अस्थियां होती है, इन 7 अस्थियों को दोस्तों नाम दिया गया है सर्वाइकल, सर्वाइकल कर्व, सर्वाइकल कर्व। सर्वाइकल कर्व दोस्तों शुरुआत की जो 7 अस्थियां होती है उन्हें नाम दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों 7 के बाद में अगली जो 12 पसलियां होती है, अगली जो 12 पसलियां होती है दोस्तों उन्हें नाम दिया गया है थोरेसिक। उन्हें क्या नाम दिया गया है दोस्तों? उन्हें नाम दिया गया है थोरेसिक कर्व। भैया स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आप समझ सकते हो, स्पेलिंग पर वो मत करना। थोरेसिक कर्व। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है भैया 12। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 12। उसके बाद में दोस्तों लंबर वाली जो अस्थि आती है इनकी संख्या होती है 5। लंबर कर्व, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। उसके बाद में दोस्तों 2 अस्थि आती है। एक का नाम है दोस्तों सेक्रम, सेक्रम डबल सी आएगा। एक का नाम है सेक्रम। इन सेक्रम की अस्थि बच्चों में तो 5 होती है और दोस्तों वयस्क में 1 होती है। एक आती है कोकैक्स, कोकैक्स। इस कोकैक्स दोस्तों, इस कोकैक्स के कारण ही दोस्तों हम में पहले से कहा गया है कि हम में पूंछ पाई जाती थी। तो दोस्तों पूंछ वाली अस्थि कोकैक्स ही है। इनकी संख्या दोस्तों बच्चों में 4 होती है और दोस्तों वयस्क में 1 होती है। अब आप गिन लीजिए दोस्तों, आपको टोटल 26 अस्थि दिखाई देगी। 7 अस्थि तो दोस्तों सर्वाइकल कर्व की हो गई, 12 अस्थि दोस्तों थोरेसिक कर्व की हो गई, 5 अस्थि दोस्तों लंबर कर्व की हो गई और दोस्तों नंबर जो चौथा कर्व है उसमें दोस्तों 2 अस्थि पाई जाती है। एक पाई जाती है सेक्रम और एक पाई जाती है दोस्तों कोकैक्स। दोस्तों इस सेक्रम बच्चों में 5 पाया जाता है और कोकैक्स की संख्या होती है दोस्तों 4। कोकैक्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। गिन लीजिए आप, 7 और 12 कितना हो गया? 19, 19 और 5 24 और 24 और एक ये वाली 25 सेक्रम वाली और एक ये 26 कोकैक्स वाली। अगर बच्चों की बात करें तो दोस्तों बच्चों में देखिए, बच्चों में 33 अस्थि पाई जाती है। मैं आपको गिना देता हूँ। 7 अस्थि तो ये हो गई, 12 हो गई, 12 7 19
और 19 और 5 कितनी हो गई 24, और 24 और 5 कितनी हो गई दोस्तों 29, और 29 से 4 कितनी हो गई दोस्तों 33 हो गई। ये दोस्तों बच्चों में 33 अस्थि पाई जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक एक हड्डी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आशा करता हूं आपको रीढ़ की हड्डी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं हम उपांगीय कंकाल तंत्र की ओर। दोस्तों हमने अक्षीय कंकाल तंत्र पूरा पढ़ लिया था। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र में दोस्तों हम 126 अस्थि पढ़ते हैं। कितनी अस्थि पढ़ते हैं दोस्तों? 126 अस्थि पढ़ते हैं। अगर दोस्तों मैं पैर की बात करूं तो दोस्तों एक पैर में दोस्तों 30 अस्थियां पाई जाती है, और दोनों पैरों की बात करूं दोस्तों तो 60 अस्थि पाई जाती है। अगर दोस्तों मैं हाथ की बात करूं तो दोस्तों एक हाथ में दोस्तों 30 अस्थि पाई जाती है, और दोनों हाथों में दोस्तों 30 और 30 60 अस्थि पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कंधे की अस्थि। दोस्तों कंधे की जो अस्थि होती है उनकी संख्या होती है 4। एक तरफ होती है 2 और दूसरी तरफ भी होती है दोस्तों 2। कुछ इस तरीके से विभाजित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कूल्हे की अस्थि की। कूल्हे की अस्थि की बात करें दोस्तों तो इनकी संख्या होती है 2, और ये होती है दोस्तों 1 + 1 में। दोस्तों इन दोनों अस्थियों को हम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं मेखलाए, कि भैया मेखलाए क्या होती है। तो दोस्तों मेखलाए ऐसी अस्थि होती है, मेखलाए ऐसी अस्थि होती है, मेखलाए ऐसी अस्थि होती है जो हाथ व पैर को मुख्य धड़ से जोड़ती है। मुख्य धड़ से जोड़ती है। मुख्य धड़ से जोड़ती है। दोस्तों मेखलाए होती क्या है दोस्तों? तो मेखलाए ऐसी अस्थि होती है जो कि दोस्तों हाथ व पैर को मुख्य धड़ से जोड़ती है। दोस्तों ये हमारा मुख्य धड़ है, हमारे जो हाथ अलग है ये अलग है, और दोस्तों पैर है जो अलग है। तो हाथ पैर को जोड़ने वाली जो अस्थियां होती है दोस्तों वो होती है मेखलाए। दोस्तों इस मेखलाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों अंश मेखला, और एक है दोस्तों श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखलाए। एक है दोस्तों अंश मेखलाए और एक है दोस्तों श्रोणी मेखलाए। अंश मेखलाओं की बात करो दोस्तों तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 4, जो कि दोस्तों कंधे पर पाई जाती है। दोस्तों कंधे में ये 4 अस्थियां पाई जाती है। अगर श्रोणी मेखलाओं की बात करो दोस्तों तो आपकी जो कूल्हे की जो अस्थि होती है इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। और इसका अब दोस्तों सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि भैया जो कंधे की अस्थि है ये कौन कौन सी है, जो कि 4 है, जो कि अंश मेखलाओं में आती है। एक का नाम है दोस्तों कलेविकल, और एक का नाम है दोस्तों स्केपुला। एक का नाम है दोस्तों स्केपुला और एक का नाम है कलेविकल। दोस्तों कलेविकल जो अस्थि होती है इसे दोस्तों सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। इसे दोस्तों सुंदरता की, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। या फिर दोस्तों मैं कहूँ तो इसे दोस्तों कॉलर बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस अस्थि को कॉलर बोन कहा जाता है, यानी कि कॉलर की अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो कलेविकल है, और सुंदरता की अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो कलेविकल है। अब भैया बात ये आती है कि भैया कलेविकल कौन सी अस्थि है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे एक हड्डी होगी, यहाँ पे ये वाली हड्डी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दोस्तों ये वाली जो अस्थि है ये वाली है दोस्तों कलेविकल। और इसके पुला की बात करो दोस्तों तो इसके पुला ये वाली अस्थि है। ये कंधे वाली जो अस्थि होती है ना दोस्तों, ये वाली जो अस्थि है ये वाली है भैया इसके पुला। तो दोस्तों कलेविकल 2 होती है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। इसी तरीके से दोस्तों इसके पुला होती है, ये भी 2 होती है, एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है, जो कि दोस्तों आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ये इसके पुला रही, ये कलेविकल रही। तो दोस्तों इसके पुला की संख्या भी 2 होती है और कलेविकल की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है।
आशा करता हूं दोस्तों अंश मेखलाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों श्रोणी मेखला की। दोस्तों जो श्रोणी मेखला होती है इसमें दोस्तों एक अस्थि होती है कोकजल। दोस्तों यह कोकजल अस्थि 3 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती है, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। दोस्तों इन कोकजल की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कोकजल की संख्या होती है भैया 2 होती है। जो दोस्तों हमारी जो फीमर होती है इस फीमर को दोस्तों मुख्य धड़ से जोड़ती है कौन? दोस्तों कोकजल। आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये कोकजल जो अस्थि होती है ये दोस्तों अपने फीमर के साथ फीमर से जुड़ी हुई होती है और फीमर से दोस्तों मुख्य धड़ को जोड़ती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेखलाएं समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपको कंधे में कूल्हे की अस्थियां आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम हाथ की अस्थियों के बारे में। दोस्तों अब पढ़ने वाले हम हाथ के बारे में। अगर दोस्तों आपको एक हाथ की कहानी समझ में आ गई तो दोस्तों आपको दूसरे हाथ की कहानी भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक हाथ में जो अस्थियां पाई जाती है ठीक उसी तरीके से दोस्तों दूसरे हाथ में अस्थियां पाई जाती है। तो दोस्तों एक हाथ में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है भैया 30, और दोनों हाथों में दोस्तों 30 और 30 मिलकर के कितनी होती है दोस्तों? 60 होती है। दोस्तों जो क्लेविकल जो अस्थि है इसके बारे में दोस्तों मैं बात कर चुका कि भैया क्लेविकल वाली जो अस्थि होती है दोस्तों वो ये होती है। कौन सी होती है दोस्तों? ये वाली होती है। इसे दोस्तों कॉलर बोन अस्थि भी कहा था अपन ने, क्योंकि दोस्तों एक कॉलर वाली अस्थि होती है। और दोस्तों इससे मैंने दोस्तों सुंदरता वाली अस्थि भी कहा जाता है, यानी कि ब्यूटी बोन भी कहा गया था। इसके पुला की बात करें दोस्तों तो इसके पुला ये वाली अस्थि है, ये वाली, ठीक है। इसके पुला के बारे में बात कर चुका। उसके बाद हम बात आते हैं दोस्तों ऊपरी भुजा की। यहां से लेकर के ये वाली जो अस्थि है ये वाली जो अस्थि है इसका नाम है दोस्तों ह्यूमरस। क्या नाम है दोस्तों? ह्यूमरस। ऊपरी भुजा की इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो एक हाथ में इनकी संख्या 1 होती है और दोस्तों दोनों हाथों में तो 2 हो गई। उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ से ये कोहनी आ जाती है। कोहनी के बाद में आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 अस्थियां पाई जाती है। एक का नाम है दोस्तों रेडियस और एक का नाम है अल्ना। दोस्तों जो रेडियस जो अस्थि होती है ये दोस्तों बड़ी वाली अस्थि होती है, ये बड़ी वाली अस्थि होती है। और दोस्तों जो अल्ना है ये दोस्तों छोटी वाली अस्थि होती है, ये दोस्तों छोटी वाली अस्थि होती है। अल्ना की संख्या 1 होती है और दोस्तों रेडियस की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों कलाई की अस्थि आ जाती है। कलाई की अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो भैया 8 होती है। ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो जगह है दोस्तों ये कलाई बोला जाता है इसे, ये वाली। और दोस्तों इसमें अस्थियां पाई जाती है दोस्तों कितनी? 8 अस्थियां पाई जाती है और उन अस्थियों को कहा गया है दोस्तों कार्पल्स। इसके बाद में फिर दोस्तों बात करते हैं हथेली की अस्थि। हथेली की अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5। एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 5 अस्थियां होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं अंगुलिया अस्थि की। तो अंगुली की जो अस्थि पाई जाती है दोस्तों इन्हें कहा जाता है फ्लेंजेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें फ्लेंजेज कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। 2 तो अंगूठे में पाई जाती है, 3 एक अंगुली में, फिर 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। आप गिन सकते हो दोस्तों टोटल कितनी है। टोटल है दोस्तों 14। अब दोस्तों मैं आपको टोटल गिना देता हूं कि भैया 30 अस्थि कौन कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों अंगुलिया की अस्थि होती है, इनकी संख्या होती है दोस्तों 14। कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। 14 के बाद में दोस्तों बात करते हैं हथेली की अस्थियों की संख्या होती है 5। 14, 5। फिर उसके बाद में दोस्तों कलाई की अस्थियों की बात करते हैं। कलाई में अस्थियां पाई जाती है दोस्तों 8। फिर उसके बाद में एक रेडियस होती है दोस्तों और एक अल्ना होती है, यानी कि 2 अस्थि हो गई। और एक अस्थि होती है दोस्तों ह्यूमरस। तो आपकी ये अस्थियां है टोटल। गुन लीजिए, 4 और 5 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 और 2 कितना हो गया? 19 और 1 कितना हो गया? 20, 20 को सिप्पो, 20 का 0 और यहाँ से लग जाएगी 2, 2 और 1 3। तो दोस्तों एक हाथ में टोटल 30 अस्थि हो गई। एक हाथ में दोस्तों कितनी अस्थि हो गई? टोटल 30 अस्थि हो गई। मैंने आपको गिना दी। ठीक उसी तरीके से दोस्तों दूसरे हाथ में भी 30 अस्थि पाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों पैर की अस्थियों की।
दोस्तों अब बात करते हैं हम पैर की अस्थि के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने हाथ में बताया कि आपको एक हाथ की अस्थि अगर समझ में आ जाएगी तो दोस्तों दोनों हाथों की अस्थियां आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार अगर आपको एक पैर की अस्थि समझ में आ गई तो दोस्तों आपको दोनों पैरों की अस्थि आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों एक पैर में होती है 30 और दोस्तों दोनों पैरों में कितनी होती है, 30 और 30 मिला करके दोस्तों 60 अस्थि होती है। दोस्तों कोक्जल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों फीमर से जुड़ी हुई होती है और दोस्तों ये क्या करती है, फीमर को दोस्तों मुख्य धड़ से जोड़ने का कार्य करती है। दोस्तों कौन, कोक्जल जो अस्थि पाई जाती है। इसे दोस्तों हमने श्रोणी मेखला में पढ़ा था। दोनों पैरों में दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। दोस्तों यह है फीमर, जांघ की अस्थि, जांघ की अस्थि। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है दोस्तों फीमर, जो कि दोस्तों जांघ में पाई जाती है। यह है दोस्तों पटेला, ये दोस्तों घुटने की अस्थि है, घुटने की अस्थि है दोस्तों कौन सी, पटेला। घुटने के नीचे चलते हैं दोस्तों तो जो निचली भुजा होती है पैर की, इस पैर में दोस्तों दो अस्थियां पाई जाती है, एक पाई जाती है टीबिया और एक पाई जाती है फिबुला। फिबुला होती है दोस्तों ये पतली वाली होती है और जो टीबिया होती है दोस्तों ये मोटी वाली होती है। टीबिया होती है ये दोस्तों मोटी वाली होती है और जो फिबुला होती है ये फिबुला दोस्तों पतली वाली होती है। इस टीबिया की संख्या भी एक होती है और फिबुला की संख्या भी एक होती है। यहाँ पर टार्सल्स की बात करें दोस्तों तो टार्सल्स की संख्या दोस्तों कितनी होती है, यानी कि दोस्तों टार्सल्स की संख्या होती है दोस्तों यहाँ पे 7। दोस्तों टखने की अस्थि है, टखना की अस्थि, टखना की अस्थि। और दोस्तों मेटाटार्सल्स की बात करें दोस्तों तो ये वाली जो अस्थि है दोस्तों इन्हें कहा गया है मेटाटार्सल्स। जिस तरीके से दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी टार्सल्स ये वाली अस्थि है, ये वाली, ठीक है। और मेटाटार्सल्स कौन सी, ये वाली अस्थि है दोस्तों, पैर थली की अस्थि है, ये पैर थली की अस्थि। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या होती है भैया 5। एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। और दोस्तों फ्लेंजेज की बात करें, पैर की अंगुली, इन पैर की अंगुलियों को कहा जाता है फ्लेंजेज और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है। एक ये रही, एक ये रही, 3 तो एक अंगुली में हो गई, उसी तरीके से 4 अंगुली में तो 3 है और अंगूठे में दोस्तों कितनी है, 2 है, तो 14 तो टोटल ही हो गई। गुन लीजिए दोस्तों, 14 और 5 कितनी हो गई, 14 और 5 19, 19 से 7 26, एक 27, एक 28 और एक ये दोस्तों 29 और एक ये पटेला जिसकी दोस्तों हो गई पूरी 30। एक पर और गिना देता हूँ दोस्तों, लेकिन एक बार देख लीजिए फिर। दोस्तों फीमर वाली अस्थि होती है दोस्तों ये वाली होती है। पटेला जो अस्थि होती है दोस्तों यहाँ पे ये होती है, टखने की, इसे घुटने की अस्थि भी कहा जाता है, टखने की क्या, घुटने की अस्थि कहा जाता है, ये वाली इसे कहा जाता है पटेला। दोस्तों यहाँ पर जो दो निचली भुजा होती है पैर की, यहाँ पर दोस्तों 2 हड्डियां पाई जाती है। एक का नाम है टीबिया जो ये वाली होती है, बड़ी वाली मोटी वाली, और एक होती है फिबुला, इनकी संख्या भी एक होती है दोस्तों, ये पतली वाली होती है। टार्सल्स होती है दोस्तों ये वाली अस्थि होती है, इन्हें दोस्तों टखना की अस्थि भी कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 7। मेटाटार्सल्स दोस्तों पैर थली की जो अस्थि होती है उन्हें कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 5, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली। और दोस्तों पैर की जो अंगुलियां होती है दोस्तों इनकी संख्या होती है 14, जिसे दोस्तों फ्रेंजेस कहा जाता है। एक अंगुली में 3 है दोस्तों, दोनों अंगुली तो दोस्तों पूरे पंजे में कितनी अंगुली हो गई, 14 अंगुलियां। कहने का मतलब इनकी अस्थियों की संख्या, अंगुली तो दोस्तों 5 ही है लेकिन इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, अस्थियों की संख्या दोस्तों 14 हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और गिना देता हूँ दोस्तों, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 के बाद में 27, 28, 29 और 31। अब दोस्तों अस्थियों से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, एक बार उनके बारे में और हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक बार उपांगीय कंकाल तंत्र की पूरी 126 अस्थियां गुना देता हूं। उपांगीय जो कंकाल तंत्र है, इस उपांगीय कंकाल तंत्र की दोस्तों 126 अस्थियां देख लीजिए आप। दोस्तों हाथ में पाई जाती है कितनी, एक हाथ में 30, दोनों हाथों में 30, टोटल 60। एक पैर में पाई जाती है दोस्तों कितनी, 30 अस्थि, दोनों पैरों में भी 30 अस्थि, पर टोटल कितनी हो गई, 60। हाथ हमने पढ़ लिया, पैर हमने पढ़ लिया। और दोस्तों कंधे की जो अस्थि है, कंधे पर दोस्तों 4 अस्थि पाई जाती है, 2 + 2, इसके पुला और दोस्तों क्लेविकल। अगर दोस्तों मैं कूल्हे की अस्थि की बात करूं दोस्तों, तो कूल्हे की जो अस्थि होती है दोस्तों उनकी संख्या होती है 2, एक एक होती है दोनों तरफ, ठीक है। तो दोस्तों कंधे की अस्थि पढ़ ली हमने, कूल्हे की अस्थि पढ़ ली, पैर की अस्थि पढ़ ली और हाथ की अस्थि पढ़ ली। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि भैया अस्थियों से किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों अब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि भैया जो गले की अस्थि होती है, इस गले की अस्थि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो गले की अस्थि होती है, इस गले की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों हायोड।
इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है और दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आंख की अस्थि की। दोस्तों आंख की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है दोस्तों लेक्राइमल अस्थि, लेक्राइमल अस्थि। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि भैया जो गाल की अस्थि होती है, इस गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो गाल की अस्थि होती है दोस्तों इसे कहा जाता है जाइगोमेटिक अस्थि, जाइगोमेटिक अस्थि। क्या कहा जाता है दोस्तों, जाइगोमेटिक अस्थि कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम कि भैया जो तालवे की अस्थि होती है, तालवा की अस्थि, इस तालवा की अस्थि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों तालवे की अस्थि को कहा जाता है पेलेटाइन अस्थि, पेलेटाइन अस्थि। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेलेटाइन अस्थि कहा जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि भैया सीने की जो अस्थि होती है, इस सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों स्टेपिज, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो फीमर अस्थि है और ये पाई जाती है दोस्तों जांघ में। अब बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर में सबसे पतली अस्थि कौन सी है। दोस्तों पतली अस्थि की बात करें दोस्तों तो पैर की है भैया फिबुला। किसकी है दोस्तों, पैर की है फिबुला। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पैर में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों और बात करें तो दोस्तों सबसे मजबूत अस्थि किसकी होती है, सबसे मजबूत अस्थि। दोस्तों सबसे मजबूत अस्थि होती है दोस्तों वो होती है भैया जबड़े की। किसकी होती है दोस्तों, जबड़े की होती है मैंडिबल, मैंडिबल। ठीक है, दोस्ती होती है जबड़े की, एक होती है मैंडिबल और एक होती है दोस्तों मैगजिला। दिख तो रहा है ना आपको, हाँ मैंडिबल और मैगजिला दोस्तों दो अस्थि होती है जबड़े की। और दूसरी सबसे मजबूत की बात की जाए दोस्तों, दूसरी सबसे मजबूत अस्थि की बात की जाए दोस्तों, दूसरी सबसे जो मजबूत जो अस्थि होती है दोस्तों वो होती है भैया फीमर। कौन सी होती है दोस्तों, फीमर होती है। अब बात आती है दोस्तों कि हलचल वाली अस्थि कौन सी होती है, हलचल वाली अस्थि, हलचल वाली अस्थि कौन सी होती है। तो दोस्तों हलचल वाली अस्थि होती है, एक होती है दोस्तों पटेला, जो कि दोस्तों जो घुटने की अस्थि होती है, घुटने की अस्थि, और एक होती है दोस्तों मैंडिबल, मैंडिबल। मैंडिबल दोस्तों जबड़े की अस्थि होती है। किसकी अस्थि होती है भैया, जबड़े की अस्थि होती है, जबड़े की अस्थि होती है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यू आकार वाली अस्थि है। दोस्तों यू आकार वाली अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों यू आकार वाली जो अस्थि है दोस्तों वह है दोस्तों हायोड। कौन सी है दोस्तों, हायोड है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों अगला कि भैया हथौड़े के समान जो हथौड़े के आकार वाली अस्थि कौन सी है। तो हथौड़े के समान आकार वाली जो अस्थि है दोस्तों वो है दोस्तों मीलियस, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। और ये दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है हायोड, दोस्तों गले में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है, कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है। दोस्तों कपाल का पत्थर कहा जाता है भैया स्फेनोइड को। किसे कहा जाता है दोस्तों, स्फेनोइड को कहा जाता है। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए, इसके अलावा भी दोस्तों ना जाने कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास से। दोस्तों आशा करता हूं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो पर एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यार। पहली बार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कोई गलती ना हो जाए और आप दोस्तों कुछ गलत ना पढ़ ले। वैसे दोस्तों कोशिश तो पूरी ये करूँगा कि दोस्तों आपको कुछ भी गलत ना पढ़ाया जाए। अब दोस्तों हड्डियों से संबंधित तो दोस्तों आपकी कहानी पूरी समझ में आ गई होगी और तो हड्डियों की कहानी भी खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां हैं उनके बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हड्डियों की बीमारी की।
दोस्तों कुछ बीमारी है जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हड्डियों की बीमारी। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो नंबर 1 पर आती है दोस्तों रिकेटस। ये जो बीमारी है दोस्तों, सबसे पहले मैं रिकेटस के बारे में आपको बताऊं तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? हड्डियों से है। किससे है दोस्तों? हड्डियों से है। अगली बात की जाए दोस्तों तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों ये रिकेटस बीमारी होती है। और दोस्तों ये जो बीमारी होती है ये होती है दोस्तों बच्चों में। 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनमें ये बीमारी होती है। इन बच्चों की दोस्तों जो हड्डियां होती है वो दोस्तों कमजोर होती है। कैसी होती है दोस्तों? बिल्कुल कमजोर होती है। दोस्तों जो बच्चा होगा, जो इसका रोगी होगा दोस्तों, उस बच्चे में दोस्तों जो दांत है वो दोस्तों लेट निकलते हैं, समय के बाद निकलते हैं, समय के बाद निकलते हैं, समय के बाद निकलते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो भैया अब हम बात करने वाले हैं रिकेटस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, हड्डियों से संबंधित बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होती है दोस्तों, और ये बच्चों में होती है, अधिकांश 4 से 5 वर्ष के बच्चों में। इसमें दोस्तों इसका बीमारी के यही लक्षण है, इसमें जो हड्डियां होती है दोस्तों वो कमजोर होती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, दुबला पुतला लड़का होता है इसमें। और दोस्तों इसके जो दांत है इस रोगी के वो दोस्तों समय के बाद में निकलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ओस्टियोमलेशिया की। नंबर 2 पर बात करते हैं दोस्तों ओस्टियोमलेशिया की। ओस्टियोमलेशिया की दोस्तों इस बीमारी का संबंध भी किससे है? इस बीमारी का संबंध भी दोस्तों हड्डियों से है। इस बीमारी का संबंध किससे है दोस्तों? इस बीमारी का संबंध हड्डियों से है। यह भी दोस्तों विटामिन डी की कमी से होती है। यह बीमारी भी दोस्तों विटामिन डी की कमी से होती है। और बात की जाए दोस्तों, लेकिन ये ओस्टियोमलेशिया जो बीमारी है दोस्तों ये वयस्क में होती है, बच्चे में नहीं होती। ये दोस्तों वयस्क में होती है दोस्तों, बच्चों में नहीं होती, बच्चों में नहीं होती। और बात की जाए दोस्तों ओस्टियोमलेशिया के बारे में तो दोस्तों ओस्टियोमलेशिया जो बीमारी है इसमें भी दोस्तों हड्डियां कमजोर होती है, इसमें भी दोस्तों हड्डियां कमजोर होती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी दोस्तों झुकावदार हो जाती है, झुकावदार हो जाती है, अर्थात दोस्तों मुड़ जाती है। तो दोस्तों ओस्टियोमलेशिया बीमारी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ओस्टियोमलेशिया जो बीमारी है ये दोस्तों इस बीमारी का संबंध हड्डियों से है, विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है, वयस्क में होती है दोस्तों, बच्चों में नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है दोस्तों, इसमें भी। और ये जो बीमारी है दोस्तों ये बीमारी रीढ़ की हड्डियों में दोस्तों क्या ला देती है? झुकाव ला देती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस की। इससे संबंधित दोस्तों तीसरी बीमारी है हमारी ओस्टियोपोरोसिस। नंबर 3 है दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है दोस्तों? तो ओस्टियोपोरोसिस का संबंध भी दोस्तों हड्डियों से है। किससे है? हड्डियों से है। किससे है दोस्तों? ओस्टियोपोरोसिस का संबंध भी हड्डियों से है। और बात की जाए दोस्तों इसके अलावा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम की कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी से दोस्तों ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी हड्डी होती है उन हड्डियों में दोस्तों छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? छिद्र हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां जो कि दोस्तों अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी 1-2 बीमारी है लेकिन दोस्तों वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा पूरा कंकाल तंत्र समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों हमारा लगभग कंकाल तंत्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपकी जो संधि वाली जो क्लास है दोस्तों वो मैं किसी एक दिन अलग वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।